अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ मैट्रिक उर्दू के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं टेस्ट एग्ज़ामिनेशन 2018, ये जो इम्तहान लिया गया है मैट्रिक का इम्तहान लिया गया है टेस्ट एग्ज़ाम, इसके जो सवालात मिले हैं आज उन सवालात के जवाब के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आप देखें, शायद इससे आपको कुछ फ़ायदा मिले। सलाम मछली शहरी किस सिन्फ़ शायरी के शायर हैं? सही जवाब है गीत। जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से ज़्यादा गुज़रती है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई थी? सही जवाब है शाहजहां। और आगे है आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? सही जवाब है आसमान। इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? सही जवाब है बदायूं 1939। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? सही जवाब है शेख सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? सही जवाब है 1953। मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सरसैयद समझे जाते थे। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? सही जवाब है दादा। इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया? सही जवाब है दिल्ली। नसीम का पूरा नाम क्या था? सही जवाब है दयाशंकर। नसीम कहाँ पैदा हुए? सही जवाब है लखनऊ। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? सही जवाब है गुलजार नसीम। इसी तरह अगला सवाल हम देखते हैं। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? सही जवाब है आतिश। नसीम का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब 1845। मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? सही जवाब है तसद्दुक़ हुसैन ख़ान। मिर्ज़ा शौक़ की सन पैदाइश क्या है? सही जवाब है 1783। मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? सही जवाब है तबाबत का, यानी डॉक्टरी का। मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब है 1871। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम बताइए। सही जवाब है फ़रेब इश्क। सैयद मोहम्मद जाफ़री की सन पैदाइश क्या है? सही जवाब है 1905। सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या है? सही जवाब है सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? सही जवाब है लाहौर। सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? सही जवाब है शोख़ी तहरीर। अब ये सवाल है 24वां नंबर। दर्ज झैल शोरा में मिजाज के शायर कौन हैं? तो रम्ज़ अज़ीमाबादी, दिलावर फ़गार, बेकल उत्साही, ज़ुबैर रिज़वी। ये आपके दरसी किताब में नहीं है, इसलिए ये सवाल ही गलत है। लेकिन मेरे नज़दीक अगर इसका जवाब देना होता तो मिजाज का शायर मैं रम्ज़ अज़ीमाबादी को मानता, रम्ज़ अज़ीमाबादी। लेकिन ये आपकी किताब में नहीं है, इसलिए ये सवाल ही गलत है। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? सही जवाब है बिहार। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? सही जवाब है त्रेगना। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? एक बार ध्यान दें, यहाँ पर गीत लिखा हुआ है, आपको खुद समझना है। गीत दौर नहीं होता है, गुप्त दौर होता है। बहुत सारी टाइपिंग में गलतियाँ हैं जिसको समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? सही जवाब है सुनहरा दौर। आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से था? सही जवाब है गुप्त अहद। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? सही जवाब है पाइथागोरस।
जबकि यहाँ हाइथोगोरस लिखा हुआ है, इसको समझना है, पाइथागोरस। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? सही जवाब है संगीन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? सही जवाब है 31%, यानी 31%। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? सही जवाब है 0.75 डिग्री, 0.75। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 33वां नंबर सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ? सही जवाब है दीमापुर। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? सही जवाब है 2007। गालिब का पूरा नाम क्या था? सही जवाब है असदुल्ला खां। गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? सही जवाब है असद। गालिब किस सन में पैदा हुए? सही जवाब है 1797। गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिजरत करके आए थे? सही जवाब है ईरान। गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? सही जवाब है 1869। अब अगला सवाल देखें 40। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? सही जवाब है पोखरेरा। परवेज़ शाहिदी की तारीख़ पैदाइश क्या है? सही जवाब है 1910। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है पंडित बरज नारायण। देखिए फिर टाइपिंग गलत है, पंडित लिखा गया है, इसे पंडित पढ़ेंगे। इस तरह बहुत सारी गलतियां हैं इसमें। पंडित बरज नारायण। गालिब ने मरसिया किसके लिए लिखा था? सही जवाब है अपने करीबी रिश्तेदार की मौत पर। हम्द में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है? सही जवाब है अल्लाह ताला। भाईजान किसका अफसाना है? सही जवाब है सुहेल अजीमाबादी। देखिए यहाँ पर भाईजान लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया। भाईजान अफसाना नहीं है, भाभी जान अफसाना है। इस तरह बहुत सारी गलतियाँ आपको मिलेंगी, आपको समझना पड़ेगा। भाभी जान किसका अफसाना है? सही जवाब है सुहेल अजीमाबादी। सर सैयद का कौन सा मजमून नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। हाँ, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके नसाब में शामिल है? सही जवाब है रेया। अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान में है? सही जवाब है मैथिली। मंदरजा झैल अल्फाज में इसमें मारफा कौन है? एक बार मैं बता दूं, इसमें मारफा प्रॉपर नाउन को कहा जाता है। हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, यानी जिससे किसी ख़ास जगह का इल्म हो, किसी ख़ास चीज़ का इल्म हो। तो इसमें प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारफा कौन है? सही जवाब है पटना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? सही जवाब है मतलब निकालना। परवीन शाकिर का ये शेर है, बारिश हुई तो के तंचाक हो गए। किसके तंचाक हो गए? सही जवाब है फूलों के तंचाक हो गए। अब अगला सवाल देखें जो थोड़ा सा लंबा है और मैंने इसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी की है। इसको इस तरह जोड़ लें तो इसका जवाब मैं आसानी से दे सकूँगा। निगार अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? अब देखिए ये सवाल ही गलत है, क्योंकि आपकी दरसी किताब में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। निगार अज़ीमाबादी कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, ये किताब में मौजूद नहीं है, इसलिए ये गलत जवाब है। ये गलत सवाल है, तो सवाल ही गलत है तो फिर जवाब क्या हो सकता है? उर्दू के किसी दो हिंदू शायरों के नाम लिखिए। सही जवाब है दयाशंकर नसीम, बरज नारायण चकबस्त। सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों के नाम लिखें। तो अफसानों के नाम जो आपको पढ़ने हैं, फ़रार, ये फ़रार दे सकते हैं। इसके अलावा भी सैयद मोहम्मद मोहसिन का अगर अफसाना जानना चाहते हैं आप
تو ایک اور افسانہ آپ دیکھ لیں سید محمد محسن کا، ان کے افسانوے کا مجموعہ ہے انوکھی مسکراہٹ نفسیاتی زاویے۔ اب افسانہ دیکھیے، افسانوں کے نام لکھے تو یہ سوال تھوڑا سا الگ ہے، اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں۔ تو افسانے کے نام لکھیے تو فرار جو آپ کو پڑھنا ہے۔ بھابھی جان کس کا افسانہ ہے؟ صحیح جواب ہے سہیل عظیم آبادی۔ بھابھی جان جمیلہ اور شمی کون تھی؟ دیکھیے سوال دیکھ رہے ہیں آپ، بھابھی جان میں جمیلہ کو جملہ لکھا گیا ہے، جمیلہ اور شمی کون تھی؟ تو بھابھی جان افسانہ میں جمیلہ اختر کی محبوبہ تھی اور شمی بھابھی کی شاگردہ تھی۔ نذیر احمد کا کون سا ناول آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو نذیر احمد کا توبۃ النصوح آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کس چیز کے پروفیسر تھے؟ صحیح جواب ہے ڈاکٹر عبد المغنی انگریزی کے پروفیسر تھے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کا نام لکھیں۔ تو والد کا نام ہے رام جی مالو جی سکپال، ماں کا نام ہے بھیما بائی۔ بدھ مت یعنی بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ دیکھیے جب سوال ہی غلط ہوگا تو جواب کیا دیں گے، یہاں تزوان لکھا ہوا ہے، صحیح ہونا چاہیے نروان۔ دیکھنے کتنی غلطیاں ہیں اس میں۔ بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ تو بدھ مذہب میں نروان کا تصور ہے آتما کا پرماتما سے مل جانا۔ مرزا غالب کے 2 مجموعوں کے نام لکھیں، خطوط کے مجموعوں کے نام لکھیں۔ صحیح جواب ہے اردو معلیٰ اور عود ہندی۔ اس کے علاوہ میں نے الگ سے بھی کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں، تو یہاں میں اس کو لگا دیتا ہوں میلان۔ ہاں اب اسے دیکھیں، یہاں ایک سوال آتا ہے، مندرجہ ذیل الفاظ میں کسی 6 کے معنی لکھیں۔ تو نمبر 1 میں ہے میلان، میلان معنی ہوتا ہے خواہش یا طبیعت۔ نمبر 2 میں ہے سخن، سخن معنی بات۔ نمبر 3 علم، علم معنی جانکاری۔ نمبر 4 حسن، حسن کا ہے خوبصورتی، سب کا معنی بتا رہے ہیں۔ نمبر 5 میں احترام، احترام کا ہے عزت۔ نمبر 6 میں ناخدا، ناخدا کا ہے ناوک، ناوک کس کو کہتے ہیں؟ جو ناؤ چلاتے ہیں، جس کو اور کیا کہیں گے مچھواڑا بھی کہہ سکتے ہیں، جو ناؤ چلاتے ہیں خاص طور سے وہی ناخدا ہوتے ہیں۔ تو ناخدا یعنی ناوک۔ تلخ کا معنی ہوتا ہے کڑوا، کڑوی چیز جو ہوتی ہے، اس کا الٹا شیریں ہوتا ہے، یعنی تلخ معنی کڑوا۔ نوازش معنی مہربانی۔ اس کو ایک بار آپ دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ آگے کا سوال ہے، کسی 6 کا جمع بتائیں۔ تو 6 کا نہیں، میں پورا کا جمع بتا دیتا ہوں۔ کتاب کی جمع کتب، شاعر کی جمع شعراء، محل کی جمع محلات، باغ کی جمع باغات، وقت کی جمع اوقات، بچہ جمع کیا ہوگا اس کا؟ بچے، نبی کی جمع انبیاء، حال کی جمع احوال۔ اب تھوڑا اور نیچے آتے ہیں، مندرجہ ذیل الفاظ میں سے کسی 6 کا ضد لکھیں یعنی الٹا لکھیں۔ تو نیک کا بد، خوبصورت کا بدصورت، لڑکا لڑکی، آسمان کا الٹا زمین، شب کا الٹا روز، ممکن کا الٹا ناممکن، آگ کا الٹا پانی، اور غریب کا الٹا امیر۔ امید ہے آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب آگے دیکھتے ہیں 64، مندرجہ ذیل محاوروں میں سے کسی 5 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آنکھ لگنا، آنکھ لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو جانا۔ پانی بھرنا، دیکھیے ہانی بھرنا لکھا ہوا ہے،
हानि भरना यानी पानी देखिए ये क्या इसको पढ़ा जाए, हम हानि समझें या हामी समझें। हामी भरना अगर समझेंगे तो मतलब मान जाना, तो वो बड़ी हे से होगा। हामी होता है हे अलिफ, ऐसे होता है हामी भरना। हामी भरना मतलब मान जाना। फूले न समाना बहुत खुश होना। उंगलियों पर नचाना मतलब किसी को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में रखना, कंट्रोल में रखना। कान पकड़ना मतलब तौबा करना। मुंह लगाना यानी बकबक करना। नाक में दम करना यानी परेशान करना। आंख भर आना यानी रोना। देखिए मुंह लगाना बकबक करना, मैंने कहा मुंह लगाना मतलब बहस करना। 65 में देखते हैं मंदरजा झैल अल्फाज के मुतरादिफ हम मानी अल्फाज लिखिए, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इसके लिए रंज का बनाया था, हाँ यहाँ पर रंज का है। रंज का अफसोस, ऐश का मसरत सुकून, इत्तफाक का इत्तफाक या लाजमी या खुशनसीबी से, क़िस्सा का कहानी, फ़रेब का धोखा, काम का कार। जिन्स बताएं यानी मुज़क्कर है या मुअन्नस। आग मुअन्नस है, दही मुज़क्कर, देखिए यहाँ भी हानि लिखा हुआ है। पानी मुज़क्कर, दरिया मुज़क्कर, कलम भी मुज़क्कर, शरबत भी मुज़क्कर, बारिश मुअन्नस है। अब अगला सवाल देखें। रुक़ैया भाभी के ईसार और हमदर्दी पर 10 जुमले लिखें, या ज़लज़ला के वजूहात पर रोशनी डालें। अपने 68 नंबर है। अपने वालिद के नाम ख़त लिखें और अपनी तालीमी जानकारी दें। या फिर दर्ज झैल में किसी एक उन्वान पर तकरीबन 200 लफ्ज़ों का एक मज़मून लिखें। तो रुक़ैया भाभी के बारे में अगर बताया जाए, तो रुक़ैया भाभी की इब्तदाई ज़िंदगी बहुत ही ऐश व इशरत में गुजरी थी। रुक़ैया भाभी की जब शादी भाईजान से हुई थी यानी नन्हे भाई से हुई थी, तो लोगों को ये नहीं लगा था कि रुक़ैया भाभी अपनी शादी के बाद खुश रह पाएंगी, लेकिन रुक़ैया भाभी ने अपने आप को उस माहौल में ढाल लिया। रुक़ैया भाभी के शौहर यानी नन्हे भाई को सियासत का शौक़ था, इसलिए वो अक्सर जेल में रहते थे। अब रुक़ैया भाभी ने उनके बग़ैर जीना सीख लिया। वो अपने बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं और साथ ही साथ शम्मी जैसी बच्चियों की देख रेख में भी लगी हैं। रुक़ैया भाभी कॉलेज जाती हैं, कॉलेज से वापस आने पर ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, फ़ारिग वक्त में वो ख़त भी लिखती हैं। इसके अलावा वो घर के कामकाज में भी पूरी तरह से निभाती हैं। रुक़ैया भाभी ने अपनी ज़िंदगी को इस तरह ढाल लिया है कि ऐसा लगता है कि वो मतलब इस माहौल से पूरी तरह से वाकिफ़ हो चुकी हैं। वो इतनी इस हालत में रहने के बावजूद भी ईसार और क़ुरबानी का वो जज्बा उनके अंदर है कि एक दिन शम्मी उनके पास आती है और कहती है कि वो रोती रहती है। भाभी जान के कहने पर वो कहती है कि उसको कुछ पैसे चाहिए उसके भाई की फ़ीस के लिए। तो ऐसे में भाभी जान क्या कहते हैं, कंगन निकाल के देती है। अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत से कंगन बनाया था भाभी जान ने, वो कंगन निकाल कर दे देती है। इसके अलावा ईसार और क़ुरबानी के बारे में ही जानना है तो उनके यहाँ जो मुलाजिम काम करता था उसकी बेटी हॉस्पिटल में है, उसके लिए वो स्वेटर लेकर जाती है, दूध लेकर जाती है और भी बहुत सारे लोगों की मदद करती है। भाभी जान इस मुश्किल हालात में रहते हुए भी हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। ज़लज़ला के वजूहात पर रोशनी डालें। ज़लज़ला कैसे होते हैं आप बताइए। ज़लज़ला के वजूहात पर, ज़लज़ला तो आपको कहीं पर पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी ज़लज़ला के बारे में हल्की सी बात बता दें कि ज़मीन आज से अरबों साल पहले सूरज से अलग हुई। ज़मीन का ऊपरी हिस्सा तो ठंडा हो चुका है, लेकिन ज़मीन के अंदर आज भी आग मौजूद है। एक अरसा गुजर जाने के बाद ज़मीन के अंदर जो आग है वो बुझी नहीं है, वो अंदर ही मौजूद है। जो वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, जिसको कहते हैं आतिश फ़शां, उर्दू में आतिश फ़शां, हिंदी में ज्वालामुखी और अंग्रेज़ी में वोल्केनो। जो आतिश फ़शां
की सूरत में हमेशा बाहर निकलती रहती है। सुनते होंगे आप कि ज्वालामुखी फट आई है। तो ज़मीन के अंदर जो आग है वो आग बाहर निकलना चाहती है। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो आग है वो ऊपर आना चाहती है, लेकिन ज़मीन का ऊपरी हिस्सा जो ठंडा हो चुका है, जिस पर हम लोग रहते हैं, उसकी वजह से वो ठोस है, उसकी वजह से वो आग बाहर नहीं निकल पाती है। तो अंदर ही अंदर मतलब उसके अंदर एक ऐसी कैफियत बनती है जिसको प्लेट कहते हैं साइंस की ज़बान में। तो अंदर ऐसी कैफियत बनती है कि वो ज़बरदस्ती निकलना चाहती है। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे घर में जब खाना बनता है तो जो देगची है, देगची के ऊपर जो ढक्कन होता है ना, वो ढकढकाना शुरू कर देता है। जब उसमें भाप बनता है तो ढकढकाना शुरू कर देता है। तो ज़मीन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो गर्मी बाहर निकलना चाहती है। जब नहीं निकल पाती तो पूरी ज़मीन को हिला देती है। और आपको पता होगा कि जब ज़लज़ले आते हैं तो कई जगहों पर आग भी निकलती है, कई जगहों पर ज़मीन से पानी भी निकलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ये मैंने जवाब तो दे दिया, लेकिन आपके दरसी किताब में ज़लज़ला के हवाले से कोई सवालात, किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। चलिए आगे जाएं। अपने वालिद के नाम ख़त लिखें और अपनी तालीमी जानकारी दें। वालिद के नाम एक ख़त लिख सकते हैं, जनाब वालिद साहब अस्सलामु अलैकुम। और ख़त के बारे में लिख सकते हैं कि तालीमी जानकारी के बारे में लिख सकते हैं कि मेरा इम्तहान करीब है, मैं इम्तहान की तैयारी में पूरी तरह से लगा हूँ या लगी हूँ। आप दुआ करें कि मेरा इम्तहान बेहतर जाए। मैं सुबह अपने कोचिंग के लिए निकलता हूँ और वापस आता हूँ, तो बाकी के जो मज़ामीन है उसकी तैयारी करता हूँ, वग़ैरह वग़ैरह। और मज़मून की जहाँ तक बात है तो मेरा स्कूल जो आप बहुत पहले से लिख रहे हैं, इस पर लिख सकते हैं। अमन पसंदी पर भी लिख सकते हैं। ईद तो आपका पसंदीदा मज़मून है ही, ईद पर तो लिखना ही चाहेंगे। शराबबंदी या दिवाली, किसी भी एक मज़मून पर आप आसानी से लिख लेंगे, ऐसी उम्मीद है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इतनी ही पर आज वीडियो को ख़त्म किया जाए। दुआ करता हूँ कि आप ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाब हों। ख़ास तौर से जो इम्तहान आपका नज़दीक है उसके लिए मैं आपको पहले से ही दुआएं देता हूँ कि अल्लाह पाक आपको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।